ओमिक्रॉन बकवास है। तो पहला बेटा कहता है कि मेरे पास दौलत, इज्जत, शोहरत और वैक्सीन है। दूसरा बेटा कहता है मेरे पास माँ है। मैं कहता हूँ तो दोनों मिलके माँ को डोज लगवा दो ना, अभी डिस्कस क्या कर रहे हो। तो बच्चों का वैक्सीन चालू करो, बूस्टर जो लोग लेना चाहते हैं उनको दे दो। अगर जीनोम टेस्टिंग कर दिया ओमिक्रॉन है, ओके, क्या आप उसको ज्यादा ऑक्सीजन दोगे? क्या उसको ज्यादा आइसोलेट करोगे? ज्यादा एंटीबॉडी दोगे? दूसरा वैक्सीन दोगे? क्या करोगे? क्या तो ओमिक्रॉन है ये पता करके, वो इतना बड़ा डॉक्टर है ना, वो आपको ठीक नहीं करता, लेकिन आपको ऐसा बोलता है कि किस चीज से आप मरोगे। तो क्या इस डॉक्टर का फायदा क्या है यार? दवा लेने के लिए जाते हो तो आपको हो सकता है ना कोविड। तो कोविड आपको क्या पूछने वाला, आपका नाम क्या है? योगेश जी, आप दवा, ठीक है आप जाइए, आप कर्फ्यू नहीं तोड़ रहे, ऐसा नहीं, वो आपको वैसा ही पकड़ लेगा। तो ये लहर आएगी, ये कहने के लिए एक्सपर्ट की क्या जरूरी है? सब सुरमा भोपाली कहते हैं। अभी कभी तो लाइफ चालू होना, अभी आज ओमिक्रॉन है, कल टोमिक्रॉन होगा। तुम्हारे यहाँ कितने केसेस है, हमारे यहाँ कितना केसेस है। अभी ये क्या कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है? ऐसा करो कि एक दिन कोविड की बात ही नहीं करनी है। क्या 24 घंटा कोरोना कोरोना कोरोना, छोड़ दो यार अभी। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश सोमकुंवर और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। आज हम एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू ले रहे हैं जिनके बारे में जो किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। आप उन्हें कोरोना की पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, उनके ज्ञान, उनके अनुभवों से, उनके सुझावों से लगातार डॉक्टर गोडसे हमारा मार्गदर्शन करते आए हैं। डॉक्टर रवि गोडसे अब से पहले हमसे पेंसिल्वेनिया यूएस से जुड़ते थे, लेकिन यहां पर भारत में वो पहला लोकमत को इन पर्सन इंटरव्यू दे रहे हैं। डॉक्टर रवि गोडसे, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर लोकमत हिंदी पर। नमस्ते जी। आप सर लोगों के, आपकी जो बातें हैं, आपके जो सुझाव है, उनसे सर आप सीधा लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। मैं ये इस बात से शुरुआत करना चाहूंगा और आज आपका बहुत स्वागत है यहाँ पर। सर आज हम जैसे बात कर रहे हैं भारत में, तो ओमिक्रॉन को लेकर के एक दहशत का माहौल कह लीजिए या जो भी एक डर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। भारत सरकार ने भी इसको लेकर के एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने राज्यों से कहा है कि नाइट कर्फ्यू आप चालू कीजिए, एक्सटेंसिव टेस्टिंग आप चालू कीजिए, वॉर रूम्स वगैरह बनाइए। इस पर आपकी सर क्या प्रतिक्रिया? पहले मेरा @डॉक्टर गोडसे रवि 1 ट्विटर हैंडल है, उसके ऊपर कल सुबह मैं एक ट्वीट भेजने वाला हूँ। ओमिक्रॉन बकवास है, मेरा ये मानना है। मैं सोच रहा था कि कहूँ या ना कहूँ। कभी कभी ऐसा होता है, वो कहते हैं ना, अच्छा है कि दिल के साथ ही रहे पासबाने अक्ल, पर कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। मेरी केस में तो होता है कि हमेशा छोड़ा ही रहता है मुझे, कभी कभी मेरे पास आ जाता है। तो मैं सोच रहा था कहूँ या ना कहूँ। ये ओमिक्रॉन वैसा मामूली लग रहा है, भारत में तो नहीं आएगा, लहर तो नहीं आएगी। केसेस आ सकते हैं, लेकिन केसेस का डरने का कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भारत को ओमिक्रॉन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओमिक्रॉन के वजह से भारत में तीसरी लहर नहीं आएगी। ऐसा मैंने डेल्टा के बारे में भी कहा था, और अभी खुद के मुंह से क्या कहूँ, लेकिन सच आया था वो कि डेल्टा की लहर तीसरी, वो जो सितंबर अक्टूबर में ला रहे थे ना, इतने लोग मरेंगे, ये वो करेंगे, वो कुछ नहीं हुआ था। वो वैसा नहीं होगा। भारत अभी ठीक रहेगा, महफूज रहेगा। लेकिन सर एक अगर देखें डेटा के अकॉर्डिंग तो यूके में जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, यूएस में केसेस बढ़ रहे हैं, तो डेल्टा के वक्त भी हमने, डेल्टा वेरिएंट जब फैल रहा था उस वक्त भी देखा था कि सितंबर अक्टूबर नवंबर में यूके में केसेस बढ़े थे। उसके बाद फिर अगले साल अप्रैल मई में भारत में केसेस बढ़े थे। तो ऐसा क्या यही टाइम ड्यूरेशन रहेगा, यही टाइम पीरियड रहेगा आपको लगता है ओमिक्रॉन का? अब सब बदल चुका है, क्योंकि भारत में काफी नेचुरल इन्फेक्शन हुए थे ना जी। और वैसा मेरा सेकंड वेव का अनुमान भी गलत आया था। मैंने कहा था सेकंड वेव नहीं आएगी, क्योंकि सेकंड वेव के पहले मेरी अपेक्षा ये थी कि 16% लोगों का अगर वैक्सीनेशन हो जाता है, तो मेरा मानना ये था कि 56% लोगों का अगर इम्यूनिटी हो गया तो हम इससे बच जाएंगे ओरिजिनल कोविड से। तो 40% लोगों को कोविड हुआ था पहली लहर में, 15% लोगों का वैक्सीनेशन और 1% राम भरोसे। ऐसा मेरा 56% का कैलकुलेशन था, लेकिन उतना वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। फिर डेल्टा आया तो वो थोड़ा गलत निकला, लेकिन वो टाइम में मैंने कहा था कि मुझे ये चाहिए। तो तीसरी लहर नहीं आएगी, इसकी वजह थी दूसरी लहर। दूसरी लहर में इतने लोगों को हो चुका है कि नेचुरल इम्यूनिटी काफी। अभी सबके मन में एक ही सवाल है, हम घुमा फिरा के एक ही बात कर रहे हैं कि अगर आपको कोविड पहले हुआ था, कोविड से बरामद हुए थे, तो वो जो आपकी प्रतिकार शक्ति है कोविड होने की, क्या वो आपको ओमिक्रॉन से बचाएगी?
सिंपल हाँ या ना। जो आपने 2 टीके लिए हैं, क्या आपको वो उससे बचाएगी? सिंपल हाँ या ना। भारत में कई बंदे ऐसे हैं कि दोनों हुआ है, और जिन्होंने टीके लिए उनको कोविड हुआ था, उनको पता भी नहीं चला कोविड हुआ है। ऐसे काफी लोग हैं। तो भारत का वैसा प्रोटेक्शन बना रहेगा, क्योंकि ओमिक्रॉन कहते हैं डेल्टा से 3 गुना फैल सकता है। हाँ, लेकिन फिर ओमिक्रॉन के केसेस 200 पे क्यों टिके हैं? अगर 3 गुना डेल्टा से फैलता है तो 200 के 2000, 2000 के 20,000, 20,000 के 40,000 होने चाहिए थे ना। वो नहीं हुए अब तक। साउथ अफ्रीका से ये चालू हो गया ना। साउथ अफ्रीका में परसों 26,976 केस थे। मंडे को आए 8,114, एकदम कम हो गया, क्योंकि संडे को रिपोर्टिंग नहीं था। आज है 15,415। तो 26,000 के 15,000 केस हो गए कि ऐसे एक वेरिएंट के जो एकदम आग की तरह फैलता है जी। मतलब अगर ये इतना फैल, साउथ अफ्रीका में क्यों फैल नहीं रहा है पता है? साउथ अफ्रीका में अगर ओमिक्रॉन का वेव आया होता तो जा चुका है, आके चला भी गया। अच्छा। तो ओमिक्रॉन का वेव में कई टीवी शो पे कह रहा हूँ, लेकिन सही बात है, वो बार बार दोहराने में क्या हर्ज है। ओके, ये ऐसा नहीं होगा ओमिक्रॉन का वेव। ओमिक्रॉन का वेव ऐसा होगा तो हो चुका साउथ अफ्रीका में, और भारत में ऐसा होगा ही नहीं। अच्छा। तीसरा लहर तो, और लहर की परिभाषा क्या है? क्या लगता है आपकी डेफिनेशन क्या है? लहर का मतलब क्या है? लहर से सर मतलब पिछली बार जैसे दूसरी लहर को इसलिए कहते हैं क्योंकि सब कुछ चरमरा गई थी, हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी उसको लेकर के सब तो एकदम सही बात है। तो लहर केसेस की वजह से आते हैं या हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से आते हैं? हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से आते हैं ना। अगर वो आपको मारे नहीं, अगर आपको अस्पताल नहीं भेजे तो क्या फर्क पड़ता है? तो सर मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन कि केसेस आएंगे, हाँ। केसेस शायद काफी आएंगे, लेकिन अगर वो लोग अस्पताल नहीं पहुंच रहे तो लहर कहां से आएगी? और देखो, एक बड़ी मैं कटु सत्य कहूंगा, दूसरी लहर में भी हमारे पास बेड थे। ऐसा नहीं था कि बेड नहीं है, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया का। तो अगर 10 पेशेंट थे और 10 बेड थे तो सब ठीक था, लेकिन पेशेंट को बेड मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा था जी। तो वो कहते थे वो बेड नहीं मिल रहा है, तो लोग जिनको जरूरी नहीं वो बेड पकड़ने लगे, तो बेड कम हो गए, तो और स्टोरीज आ गए और बेड के पर, ऐसा जो विशियस साइकिल था उसके वजह से बैन बच गया इंडिया का। हॉस्पिटलाइजेशंस की आपने बात की, लेकिन ऑक्सीजन की जितनी डिमांड हुई थी पिछली बार उसकी वजह से काफी आरोप लगे कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से लोगों की मौत हुई। तो क्या वो चीज ओमिक्रॉन के साथ भी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी? अगर ऑक्सीजन, जो कैसा है ना कि अगर आपकी पहचान है किसी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तो लोग कतार में खड़े हैं, आपने जोशी जी को बोल दिया, आप अंदर घुस गए। तो लेकिन जहाँ वाटर डिपार्टमेंट में जहाँ जोशी जी की पहचान है वहां आप कतार में। अगर हम लोग ये सब जुगाड़ बंद कर दे तो किसी को कहाँ भी कतार नहीं लगेगी। तो मैं कह रहा हूँ ओमिक्रॉन सीरियस डिसीज के हैसियत से आपके सामने आएगा ही नहीं। तो ऐसा लोगों को ऑक्सीजन कम होना होगा ही नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया में सब, साउथ अफ्रीका में सब लोग ठीक हो रहे हैं ओमिक्रॉन से। ये अभी पता नहीं कि ओमिक्रॉन मामूली है या कितने लोगों को हो चुका है अभी विश्व में कि उसके सामने वो डेल्टा जैसा खतरनाक है लेकिन मामूली नजर आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से वो मामूली है। वो भारत में तो कुछ उसका तीसरा लहर, वैसा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं अभी हमको पता है ना क्या करना है, ऐसा नहीं होगा। और जो ना थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए ये चीज़ें। तो देखो, हम लोग कहते हैं कि और हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे। कैसा रोकोगे? मतलब मैनेजमेंट में भी ये भी चीज होनी चाहिए ना। जी, जी। तो देखो, जब सचिन तेंदुलकर आया था उसके आने के पहले इंडियन टीम क्या बोलता था, कितने रन बनाने हैं? 300। ये तो होगा नहीं अपने से। तो आज 40 रन से हारना है। तो उनका एकदम गोल सिंपल होता था कि 260 रन बनाने हैं, हारेंगे तो है 40 रन से हारेंगे। तो मैनेजमेंट का जो गोल होता है कि हम लोग इसे रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? ओमिक्रॉन को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन ओमिक्रॉन डाउन नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। केसेस गिनना छोड़ दो, केसेस रिपोर्टिंग करना छोड़ दो, सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन रिपोर्ट करो। सिर्फ जिनको लक्षण है उनका टेस्टिंग करो। जिनमें जो हाई रिस्क है उनको सोत्रोविमैब करके एंटीबॉडी है, वो ओमिक्रॉन के सारे म्यूटेशंस के खिलाफ चलती थे, उसके लाके दो। एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग बंद करो।
जो सिम्टोमेटिक है उनका टेस्ट रिजल्ट जल्दी आना चाहिए। ये लॉकडाउन वगैरह मत करो, सब खोल दो, भारत में कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ये सब पंचसूत्री होनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग डर गए तो मतलब अभी हम उसको रोक नहीं सकते। ये बात पहले जहन में नहीं आनी चाहिए। हम रोक नहीं सकते, हम उसे रोक नहीं सकते। अगर ये बात मालूम हो गई ना तो बाद में सब आसान हो जाएगा। लेकिन पहले जो हम लोग बेसिक्स में राड़ा बोलते हैं ना, अगर वहीं पे प्रॉब्लम है कि हम लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखो वो बोलते हैं ना कि लॉकडाउन करेंगे लेकिन थोड़ा खोलेंगे, नाइट कर्फ्यू जैसे। हाँ, तो देखो वो गवर्नमेंट को, ये नोवेल पैंडेमिक है, किसी के पास प्लेबुक नहीं है, जो वो करना चाहते हैं करने दो। लेकिन अगर आप लोग दवा लेने के लिए जाते हो तो आपको हो सकता है ना कोविड। तो कोविड आपको क्या पूछने वाला, आपका नाम क्या है, योगेश जी, आप दवा, ठीक है आप जाइए, आप कर्फ्यू नहीं तोड़ रहे, ऐसा नहीं, वो आपको वैसा ही पकड़ लेगा। जी। तो सब तो बंद नहीं कर सकते। अगर सब बंद नहीं कर सकते तो सब खोल देना चाहिए। अगर आप डुब्बी में है, सबमरीन में, तो बोले एक खिड़की खोल देंगे, फर्क नहीं पड़ता, एक खिड़की खोलो या दरवाजा खोलो, पानी अंदर आने के डूबने वाले हैं। तो अगर पानी अंदर ऐसे ही आने वाला है तो सब खोल दो ना। ये सिर्फ ये खिड़की खोल के क्या फायदा है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसे रोकना असंभव है, रोक सकते ही नहीं। उसे रोकने का प्रयास करना ही इस चीज की हामी देता है कि आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, ये मैनेज करने का। उसे रोक नहीं सकते, उससे चालू करो। हम ओमिक्रॉन को रोक नहीं सकते, अगर वो आया तो वो फैलेगा, उसे रोकना असंभव है। लेकिन वो सीरियस ना बने। अगर वो सीरियस ना बने, अगर योगेश जी खांस रहे, योगेश जी की टेस्टिंग की, क्योंकि तो उससे उसमें दो फायदे हैं कि योगेश जी से दूसरों को बचाए और योगेश जी को खुद बचाए, उसको ट्रीटमेंट देके। आप योगेश जी को दूसरे से कैसे बचाएंगे, हम लोग ने पहले कहा बचा तो सकते नहीं, तो वो छोड़ दो। अभी योगेश जी को बचाना है। अगर योगेश जी यंग है, हेल्दी है, उनको साइड इफेक्ट्स नहीं है, ज्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है, तो हमको कुछ ट्रीटमेंट देने वाला ही नहीं है, तो फिर टेस्ट क्यों करे योगेश जी का, छोड़ दो। अगर योगेश जी जैसा कोई है जिसको थोड़ा हाई रिस्क है, ओके, तो वो शोले में मौसी थी ना, तो अगर मौसी खांस रही है, मौसी का टेस्ट है, हम मौसी का टेस्ट नहीं करेंगे, जय का करेंगे, वीरू, सांबा, कालिया, गब्बर, रामलाल सबका टेस्ट करेंगे। वो कतार में मौसी के आगे रहेंगे, तो मौसी का रिजल्ट ही नहीं आएगा। जब तक मौसी का रिजल्ट आएगा मोनोक्लोनल नहीं दे पाएंगे। मौसी ट्रबल में, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गए, बेड कम हो गए, पूरा बैंड बच गया। तो जो उनको लक्षण है उनको टेस्ट करो, और जो हाई रिस्क है उनको ठीक करो। ये वैसा ये नहीं होना चाहिए जैसा पहले टाइम हो के लोग डर गए और सब लोग कोशिश कर रहे हैं, ये वो सब लोग साथ में दौड़ रहे हैं। तो जितना टेस्टिंग ज्यादा करोगे आप, टेस्टिंग से क्या मिलेगा आपको। अभी हमारे बाइडेन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है 50 करोड़ फ्री टेस्ट करेंगे। अरे ये क्या पागलपंती है, 50 करोड़ फ्री टेस्ट करने से क्या वो डिसीज ठीक होता है। मतलब अभी वो कहता ना कि अगर किसी शत्रु का हमला हुआ है आस पर, तो बोलो जाओ योगेश जी कितने लोग आए, योगेश जी बोले 10 आए, प्रॉब्लम है, जाओ वापिस कितने आओ, 12 है, 15 है। अरे उनको रोको ना, टेस्ट करके क्या फायदा है। अमेरिका का पॉपुलेशन है 32 करोड़, 50 करोड़ टेस्ट करोगे। टाइटैनिक में हो, आइसबर्ग को ठोक दिया, तो समुद्र में कूद रहे और आइसबर्ग को नाप रहे कितना है। आइसबर्ग को नापना छोड़ो, अभी लाइफ बोट, मैं तो कहना हो आइसबर्ग को ठोको ही मत, पतली गली से निकल जाओ। ये क्या पागलपंती है, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। ये अमेरिका के यूनिवर्सिटी है, कुछ समझ में नहीं आता उनके, इतने हजारों डॉलर्स फीस लेते हैं बच्चों के लिए, और वो टेस्टिंग 800 स्टूडेंट का टेस्टिंग 2000। अभी जिनको लक्षण नहीं है उनको 2400 सैंपल आके पड़ गए हैं। तो जिस एक आदमी मौसी का उसका टेस्टिंग रिजल्ट आना चाहिए, वो बेचारी चक्की पिसिंग और उसको कुछ मिल नहीं रहा है। और ये सब एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग, एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग बंद करो, मैं 6 महीने से कह रहा हूँ। एसिम्प्टोमेटिक लोगों से भी कोविड या ओमिक्रॉन फैलने का खतरा रहता है? ऑफ कोर्स रहता है जी, लेकिन हमने देखा ना उसको हम लोग रोक नहीं पाएंगे ना। टेस्टिंग होने से 2 दिन पहले सिम्टम आने के आप लोगों को दे सकते हो। डेल्टा से 3 गुना है। जो लोगों को आप देना चाहते थे उनको दे चुके हैं, तो अभी टेस्ट करके क्या फायदा है, कुछ फायदा ही नहीं है ना। तो देखो पहले जो 2 टीके लिए थे हमको लगता था उनको होगा ही नहीं कोविड,
हाँ, तो ये एक धारणा थी लोगों हाँ, में कि उनको कोविड कभी नहीं हाँ, होगा। और वो हमारे न्यूज मीडिया भी वही स्टोरी कि 2 डोज लिए थे फिर भी कोविड हुआ। अरे ये क्या स्टोरी है? स्टोरी क्या होनी चाहिए? 2 डोज लिए थे, कोविड हुआ था, डोज लिए थे इसलिए बच गया। 2 डोज लिए थे, कोविड है, उसमें कोई स्टोरी ही नहीं है ना। तो हमको लगा था कोविड होगा ही नहीं, लेकिन ओरिजिनल कोविड के खिलाफ शायद कोविशील्ड और कोवैक्सीन 78% थी, डेल्टा के अगेंस्ट 50% है, ओमिक्रॉन के अगेंस्ट 30% है। तो 70% चांस है आपको फिर भी कोविड होने का, लेकिन सीरियस डिसीज ज्यादातर नहीं होगा। 90% जीरो नहीं है, 90% से भी ज्यादा चांस है कि आपको सीरियस डिसीज नहीं होगा। तो आपका टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ऐसे आदमी को ना दे कि जिसको प्रोटेक्शन नहीं है। अगर सबने वैक्सीन ली है तो फिर सीरियस डिसीज होने का चांस सब में कम है ना। तो सबको वैक्सीन दे दो, सबको वैक्सीन दे दो, और जो लोग लेना चाहते हैं उनको बूस्टर दे दो जी। बूस्टर से मामूली डिसीज होना भी कम हो जाएगा और फैलना भी कम हो जाएगा। तो बूस्टर से ज्यादा मेरा मानना क्या है कि हम अगर उसको जानते हैं कि रोक नहीं सकते और कह रहे हैं कि फरवरी में तीसरी लहर आएगी, तो ये लहर आएगी ये कहने के लिए एक्सपर्ट की क्या जरूरी है? सब सुरमा भोपाली कहते हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है। अभी कुछ करके दिखाओ ना, उसको रोक के दिखाओ ना। 10 लाख लोग 3 महीने में मरने वाले अभी पता है ना, तो 10 लाख के 9 लाख करो, 9 लाख के कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा तीसरी लहर वगैरह कुछ आने वाली नहीं है। अभी हमारी 25% आबादी 25 के 18 के नीचे है, उनका कोई वैक्सीन है ही नहीं जी। मैं आपके सवाल पूछने के पहले ही आपको कह देता हूँ, मैं कुछ न कहूँ और ये चाहूँ मेरी बात खुशबू की तरह उड़कर तुम्हारे दिल में उतर जाए। कुछ नहीं, थर्ड वेव वगैरह नहीं आ रहा है, छोड़ दो यार। तो वो 25% पॉपुलेशन वैसा ही पड़ा है। दूसरी लहर में काफी लोगों को, उनमें से भी 18 के नीचे को भी मामूली कोविड हुआ था, उनको पता भी नहीं था। वैसा उनका प्रोटेक्शन है। लेकिन जो माँ बाप एंग्शियस है और बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, अगर बच्चे स्कूल में नहीं तो कुछ उनके मानसिक दुष्परिणाम हो गए तो वो 50-60 साल रहेंगे। ये पैंडेमिक तो 1-2 साल का है, 50-60 साल का घाटा हो जाएगा। तो ये पेरेंट का एंजाइटी कम करने के लिए जो लो रिस्क वैक्सीन है, अगर पेरेंट्स लेना चाहते हो तो लेने दो ना, आप बीच में क्यों आते हो? मैंने एक ट्वीट भेजा था कई दिन पहले जब वैक्सीन आए थे, तो पहला बेटा कहता है कि मेरे पास दौलत, इज्जत, शोहरत और वैक्सीन है। दूसरा बेटा कहता है मेरे पास माँ है। मैं कहता हूँ दोनों मिलके माँ को डोज लगवा दो ना, अभी डिस्कस क्या कर रहे हो? तो अभी माँ को कौन बोलने वाला है माँ क्या करना चाहिए? अगर माँ अपने बेटे को देना चाहती है वैक्सीन, तो बाकी के लोग कौन आते हैं बीच में आने वाले? मम्मी को जो करना है करने दो ना बेटे के साथ जी। तो बच्चों का वैक्सीन चालू करो, बूस्टर जो लोग लेना चाहते हैं उनको दे दो। अगर ये किया तो एकदम अच्छा हो जाएगा। अगर ये नहीं भी किया तो भी तीसरी लहर नहीं आएगी। तो मैं ऐसा कंडीशन भी, तो मेरे लिए तो लाइफ बहुत आसान था। अभी मैं कहता था बच्चों का टीका और बूस्टर ये चालू किया तो ओमिक्रॉन की लहर नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूँ। मैं वैसे भी कह रहा हूँ नहीं आएगी, लेकिन ये किया तो केसेस भी नहीं आएंगे, बहुत अच्छा केसेस भी नहीं आएंगे जी। बूस्टर्स और बच्चों में जो वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी चाहिए। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन की अगर हम RT-PCR जांच करते हैं जिससे भी वो डिटेक्ट होता है, तो उसके लिए उस सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है जिसमें 4-5 दिन का वक्त लग जाता है। तो क्या अब तक ऐसी कोई तकनीक, तरीका आ गया है हमारे पास कि ओमिक्रॉन की जो टेस्ट रिजल्ट है वो जल्दी हमें डिटेक्ट हो जाए, जल्दी पता चल जाए? RT-PCR ये जेनेटिक टेस्ट है ना, तो जेनेटिक टेस्ट से हम लोग पता करते हैं। तो क्या ओमिक्रॉन सचमुच इतना बदला है? क्योंकि हम लोग वो सेम RT-PCR टेस्ट यूज कर रहे हैं ना जी। हमारा RT-PCR नहीं बदला, टेस्टिंग नहीं बदले, टीके नहीं बदले, दवाई नहीं बदली, पैतरा नहीं बदला, तो फिर क्या हम अंग्रेजों को जमाने के जेलर है? हम क्यों बदले? हम मतलब कुछ बदल ही नहीं गया है ना। तो फिर ये ओमिक्रॉन करके क्या फायदा है? अगर जीनोम टेस्टिंग कर दिया ओमिक्रॉन है, ओके, क्या आप उसको ज्यादा ऑक्सीजन दोगे? क्या उसको ज्यादा आइसोलेट करोगे? ज्यादा एंटीबॉडी दोगे? दूसरा वैक्सीन दोगे? क्या करोगे? क्या तो ओमिक्रॉन है ये पता करके, वो इतना बड़ा डॉक्टर है ना, वो आपको ठीक नहीं करता, लेकिन आपको ऐसा बोलता है कि किस चीज से आप मरोगे, तो क्या इस डॉक्टर का फायदा क्या है यार? वो क्या करेगा?
तो जरूरी क्या है ये इतना जीनोम, ये जो सब आपका पैसा, जो मेहनत, ये सब लगन है, ये सब वैक्सीनेशन और बूस्टिंग में लगाओ। बाकी सब इकोनॉमी खोल दो, सब जैसा चल रहा था वैसा चालू रखो, और लोगों को इल्जाम ना दो, मेरे भारत की जनता को इल्जाम ना दो कि अब तो कह रहे उनको शादी में जाना है। अभी जाना है शादी में लोगों को, हाँ शादी में तो देखो लैपटॉप पे शादियां लग सकती है, बच्चे नहीं होते, ओके। तो अभी कभी तो लाइफ चालू होना, अभी आज ओमिक्रॉन है, कल टोमिक्रॉन होगा, परसों कौन होगा, कौन बनेगा करोड़पति होगा, हु नोज क्या चालू होगा यार 2-3 साल में। तो ये जीना भी कुछ जीना है तो कुछ चालू तो होना चाहिए ना कभी तो। ये कितना देर चालू रहेगा? अभी 2 साल हो गए, लोग भी परेशान हो रहे हैं ना। तो आप क्या कर रहे हो बताओ ना उसके लिए। तो ये सभी लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। 14 मैं बोलता हूँ मास्क डालो हमेशा। अभी तक ये जब हम लोग बात कर रहे थे उसके पहले हम लोग पूरा मास्क डाल के खड़े थे, सिर्फ इंटरव्यू के लिए निकाला। भगवान ने इतना खूबसूरत बनाया तो ढके क्यों से, ओके। तो मास्क में डालो, मैं लोगों को कहता हूँ। 14% आबादी इंडिया की मास्क पहनती है सिर्फ। तो लेकिन लोगों से अभी लोगों से कितना उम्मीद रखोगे? आप क्या कर रहे हो बोलो ना। वो बोलते हैं बच्चों का वैक्सीन नहीं देगा क्योंकि बच्चों में नहीं होता। फिर बच्चों के आईसीयू क्यों बना रहे हो? सामने सेल्फी लेके बच्चों के आईसीयू बना रहे, क्यों बना रहे हो? तो या घोड़ा बोलो या तो चतुर बोलो। एक तो बोलो तीसरा लेयर नहीं आएगा, और अगर आ रहा है तीसरा लेयर तो जो करो ना, बूस्टर करो चिल्ड्रन। आप क्या कर रहे हैं बोलो ना। सिर्फ लोगों को इल्जाम देके क्या फायदा है? बेपरवाह लापरवाह भारतीय लोग, ये बहाना हो सकता है, ये समस्या का समाधान नहीं है। बूस्टर और बच्चों का वैक्सीनेशन, ये चीज की आप बहुत मतलब पहले से वकालत करते रहे हैं। 4 महीने से 4 महीने से आप वकालत करते हैं और आपको लग रहा है कि यही होना चाहिए, यही उपाय है ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए। मतलब क्लियर कट बात अगर कहे। और अभी छुट्टियों का भी सीजन चालू हो गया है, ईयर एंड हो रहा है सर, तो उनको आपका क्या सुझाव होगा? आपने जैसे कहा सब खोल दो, घूमो फिरो, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? देखो मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ सब खोल दो, घूम। मैं लोगों को कभी नहीं कहूंगा कि जो गवर्नमेंट कह रहा है उसके खिलाफ करो। अगर गवर्नमेंट कह रहा है हाथ धोना है तो धो लो, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है तो रखो, मास्क डालना है तो डालो, जो भी कोई गवर्नमेंट ने पाबंदियां लगाई है उसका पालन करो। लेकिन मैं लोगों को ये कहूंगा कि ऐसा मरना नहीं, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी का रस भी लेना चाहिए ना, उसमें कुछ मजा भी आना चाहिए ना। और वो आपका निजी है। एक लड़की है, वो ग्रे कलर के कपड़े पहनती है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि आपको ग्रे कलर में क्या मजा आता है? उदय उदय से पहने हुए कपड़े, दीवानी ये रंग क्या तुझे भाता है? अगर उनको पसंद है सखी तो मुझे इस रंग में हर रंग दिखाई देता है। तो अगर उस आदमी का मजा लेने का तरीका ये है कि मास्क पहनते रहो, सहमे सहमे रहो, किसी ने मिलो नहीं, तो उसका मर्जी है। लेकिन ऐसा ना हो कि जीवन में कुछ रस तो होना चाहिए ना। तो कुछ कि बाबा ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो कभी ना कभी तो चालू होना चाहिए ना। ये कितना दिन ऐसे डरे डरे सहमे सहमे पड़े रहेंगे, अभी देखते हैं वो ओमिक्रॉन का क्या होने वाला है। साउथ अफ्रीका तो ऑलरेडी आके चला गया। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते में जब हम लोग पूरे दुनिया का क्रिसमस, न्यू ईयर और सब सेलिब्रेशन, सब जो मजा लेने वाले थे, सब शादी, सबका बैंड बजा के सबको खराब करके 2 हफ्ते बाद इसके ऊपर देखेंगे तो कहना इसका कुछ जरूरी नहीं था, ऐसा शायद ध्यान में आएगा। लेकिन ऐसा ऑफिशियली तो कह नहीं सकते। तो अभी जो है तो कर लो, क्या करेंगे। जो भी गाइडलाइंस है, जो भी एडवाइजरी है, जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन करो। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जैसे यूएस में भी काफ़ी केसेस बढ़े, दुनिया भर में केसेस बढ़ रहे हैं। इंडिया में तो अभी तक 200 से ज़्यादा ही, थोड़े ज़्यादा ही रिपोर्ट हुए। लेकिन फिर भी अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए, जिससे लोगों जो सिम्टमेटिक लोग हैं वो क्या ऐसे सिम्टम होते हैं जिससे वो तुरंत अपना टेस्ट करवाए और इलाज चालू करें? उसके सिम्टम कोविड के तरह ही है, लेकिन थोड़ी खराश होती है, खांसी होती है, और बुखार ज़्यादा नहीं आता, ये स्मेल जाना ये भी ज़्यादा नहीं होता। इसमें जीआई सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको ओमिक्रॉन है तो घर पे बैठो ना। मैं कह रहा हूँ मतलब सिर्फ अगर आपको सिम्टम है तो सिर्फ सिम्टोमेटिक लोगों के टेस्टिंग करो। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जो हाई रिस्क है उनके रिजल्ट जल्दी आ जाए। तो अगर आपको लग रहा है आपको कोविड है तो आप फॉर सिम्टम कर सकते हैं। जब तक आपका टेस्ट नहीं आते आप
अलग रख सकते हो। लेकिन हमने ये पहला भी देख लिया है कि मतलब वो थोड़ी सी भी खांसी आ गई, थोड़ी भी धूल गए तो हाँ शायद ये हो सकता है, मतलब वो भय का है ना सब, ये भी हो सकता है। अगर आपने टीके लिए हैं, अगर आपको पहले कोविड हुआ था तो सीरियस डिसीज का चांस वैसा ही कम है, ओमिक्रॉन वैसा सीरियस है ही नहीं। तो पहली बात, अगर आपको सिम्टम आता है तो मैं आपको कहूंगा 99% से भी ज्यादा चांस है कि आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपको सिम्टोमेटिक हो भी जाता है तो आप ठीक हो जाएंगे, अगर आपको ऑक्सीजन लग भी जाता है तो ठीक हो जाएंगे, अगर अस्पताल भी जाए तो भी ठीक हो जाएंगे, अगर आप दूसरों को देते हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो अब सब ठीक ही होने वाला है, तो फिर चिंता किस बात की, राइट? तो चिंता करने की मतलब हम लोग कहते हैं कि हम लोग बिहेव करिए कि ओमिक्रॉन गब्बर है, साला गब्बर आ गया, होली के दिन है। लेकिन अगर वो गब्बर आता है, आपको थोड़ा गाल पे लगाता है और ठाकुर रामदेव सिंह के, ठाकुर वो क्या बलदेव सिंह के चरण छू के चला जाता है, तो आपने को क्या फर्क पड़ता है? आए तो आए। अगर वो आपके होली में आग लगाता है तो अलग बात है ना। अगर ओमिक्रॉन आग नहीं लगाता तो उसको आना है तो आने दो, जाना है तो जाने दो। ज्यादा ना लोड मत ले लो, ये सब डिस्कशन कंटिन्यूअस। किसी दोस्त के साथ बात की, तो मेरा एक एकदम अच्छा दोस्त है, वो सूरज पवार करके, बड़ा कैंसर डॉक्टर है, बुक लिख रहा है और मैं अभी उसको रिलीज करने वाला हूँ, मराठी में बुक है, सूरज पवार करके जी। तो मैंने उसको फोन किया, ना बुक की बात होती है, ना मैं कहाँ बैठूंगा, वो मुझे क्या फूलों का गुलदस्ता दे, नहीं तुम्हारे यहाँ कितने केसेस है, हमारे यहाँ कितना केसेस है, हाँ। अभी ये क्या कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है? तो मैं कहता हूँ 24 घंटे के लिए कोरोना से पूरी छुट्टी ले लो, 24 घंटे के लिए छुट्टी ले लो, कुछ दूसरा बात करो, दोस्तों को बात करके ऐसा करो कि एक दिन कोविड की बात ही नहीं करनी है। क्या 24 घंटा कोरोना कोरोना कोरोना, छोड़ दो यार, अभी बहुत हो गया। आप जिस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं वो समझ तो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी भ्रम की स्थिति या संशय तो है ही मन में। अब जैसे आपका भी गृह राज्य है, हमारा लोकमत भी महाराष्ट्र से ज्यादा संबंध रखते हैं हम, तो महाराष्ट्र में, भारत में हम देख रहे हैं कि पिछले बार भी डेल्टा वेरिएंट के केसेस से काफी खबरें, सुर्खियां महाराष्ट्र बम्बई की वजह से, क्योंकि बम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सब देखो, इंडिया का जो सब पूरा टैक्स है, जो महसूल है इंडिया का, उसमें 70% बम्बई से आता है। तो इंडिया, तो बम्बई तो शान है इंडिया की, सब पैसा वहीं से आता है, तो प्रॉब्लम भी वही होगा ना, और सॉल्यूशन भी वही निकालेंगे, बम्बई में ही निकालेंगे यार। तो कोई डरने की बात नहीं है, बम्बई भी ठीक रहेगी, महाराष्ट्र भी ठीक रहेगा, एकदम बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी एक मराठी आदमी कह रहा है तो एकदम ठीक रहेगा, एकदम अच्छा रहेगा। नहीं अच्छा, तो मेरी अच्छी जो ठीक ठाक हिंदी बोलता हूँ उसके ऊपर मत जाइए, मैं फुल टू महाराष्ट्रियन हूँ, राइट? तो मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र ठीक होगा, बम्बई भी ठीक होगी, कोई डरने की बात नहीं है जी। और दिल्ली को लेकर भी सर काफी कंसर्न है, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, मतलब पिछली बार जो यहाँ से तस्वीरें, दिल्ली की ही तस्वीरें सबसे ज्यादा पूरे देश भर ने देखी या दुनिया ने देखी, बहुत खतरनाक थी। तो यहाँ पर भी स्थिति, जैसे फर्स्ट डोज यहाँ पे 90%, 99% लोग ले चुके हैं, सेकंड डोज भी 70% से ज्यादा लोग ले चुके हैं दिल्ली में, बूस्टर डोज की भी मांग हो रही है। तो इतना ये आंकड़ा आपको लगता है कि हमें संभालने के लिए काफी है? बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्परर थे, तो एक ब्रिटिश अफसर था जो उर्दू की भी जानकारी रखता था, उसने बहादुर शाह से कहा, दुमदुमाए दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर अब ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की। और जफर साहब ने कहा इमीडिएटली, तुरंत कह दिया, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तब तो लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। दिल्ली अभी दूर नहीं है, हम पहुंच चुके हैं, दिल्ली में भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं, सब ठीक होगा, सब ठीक रहेगा, कोई आप दिल पे लोड ही मत लो, आप सब ठीक हो, सब ठीक ही हो, ठीक ही रहेगा। जब मैंने कहना चाहा तो वो सुन नहीं रहे थे, जब उन्होंने सुनना चाहा मैं कह चुका था। अभी उसके ऊपर क्या, ये मेरा खुद का लिखा हुआ है, मैंने खुद लिखा था। जी जी। तो ये थे डॉक्टर रवि गोडसे, जिनका पूरी बातचीत के दौरान आपने ये देखा होगा कि वो हम लोगों से, आम लोगों से बिल्कुल फ्री होकर ओमिक्रॉन से या कोविड से किसी भी तरह का डरने की या भ्रम की स्थिति में रहने की जरूरत पर जोर नहीं दे रहे थे, बल्कि उनका सारा जोर जो था, वो सारी अपील जो थी, वो एक तरीके से जो मैनेजिंग बॉडीज है, हमारी सरकार है, उनके लिए थी कि आप बूस्टर डोज बढ़ाइए, उसके अलावा आप बच्चों का वैक्सीनेशन चालू कीजिए, जिससे हमारा जो सेफ्टी ब्रैकेट है वो और बढ़ जाए।